जी अस्सलाम वालेकुम बेटा. Okay, welcome again. Okay, with new lecture. How are you? I hope you'll be fine. पढ़ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है पढ़ रहे होंगे आप लोग, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. Okay जी, if you don't understand anything, please contact me. Okay, and I will help you out. And I must say कि अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता या कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप अदर सोर्सेज का भी इस्तेमाल करें, because it's a visual word and you must rely upon other sources, okay, to get more exposure of the existing knowledge. Anyways जी, so last time हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे जी कम्युनिकेशन मॉडल. ओके जी, हमने उसमें कंपोनेंट डिस्कस किए थे. जो 5 कंपोनेंट हैं प्रोसेस में. सेंडर होता है, सेंडर पे जो है इनकोडिंग करता है, वो सेंडर जो मैसेज फॉरवर्ड करता है वो रिसीवर को करता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है, और डिकोडिंग के बाद फिर अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दी फीडबैक. फीडबैक से हमें पता चलता है कि ओवरऑल कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव हुई है. ओके जी, अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगेन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो लेट मी लेक्चर नंबर, लेट मी राइट है लेक्चर नंबर 6. और हम किसको डिस्कस कर रहे हैं जी? कम्युनिकेशन मॉडल को. आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? कम्युनिकेशन मॉडल और प्रोसेस. ओके जी, सो उसमें जो सबसे पहला होता है बेटा वो कौन है जी? ओके, सबसे पहला हमने पढ़ा था जी प्रोसेस में सेंडर. फिर सेंडर क्या करता है बेटा? इनकोडिंग करता है. थर्ड में जो आपकी बुक में उसने जो दे दिया है रिसीवर, और उसने जो इकट्ठा कर दिया, बट आई विल मेक इट सेपरेट. सो सेंडर क्या करता है बेटा? वो डिकोड करता है. क्या करता है बेटा? डिकोड करता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, मेरे ख्याल में मार्कर थोड़ा सा फेड कर रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी फीडबैक, कि हमें जहां से पता चलता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ओवरऑल कितनी इफेक्टिव रही. ठीक है जी, अब हम इनको भी और इन एडिशन टू दैट सर्टेन अदर कंपोनेंट्स को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सेंडर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है और फीडबैक क्या होता है और मीडियम क्या होता है, चैनल क्या होता है, नॉइस क्या होती है, डिस्टॉर्शन क्या होती है. इंशाल्लाह वी डिस्कस इन डिटेल फॉर्म टुडे. ठीक है जी. सो yes, so let me go through your text and I'm following, you don't have, I'm following the ICAP. बेटा अगर आप ICAP की बुक को फॉलो करोगे तो इसमें हर बात को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो पेपर आएगा वो ICAP की बुक से ही आएगा. अगर आप दूसरी बुक्स गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप उनको कम्प्लीमेंट्री गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है हमारा वो हमारी ICAP की बुक ही होगी. ठीक है जी. सो लेट मी गो थ्रू द सेंडर जी. सो सेंडर इज अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. सेंडर इंडिविजुअल के केस में एक बंदा होता है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है, सपोज अब मैं आपको जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको कर रहा हूँ राइस के बिहाफ पे कर रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे जो राइस है वो क्या है? वो सेंडर है. ठीक है, अगर आपको बैंक से लेटर आता है तो बैंक में जो पर्सन है वो प्राइमरी नहीं है. जो बैंक है, अगर आपको आई कैप से मैसेज आया कोई, तो वो आई कैप इज अ प्राइमरी सोर्स. आई कैप इज अ सेंडर, नॉट द पर्सन हु इज सेंडर. ठीक है जी. जहां पे आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन होती है वहां पे आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जहां पे आप किसी कंपनी में रह के कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल. अगर वहां पे इफ गो समथिंग रॉन्ग तो लोग ऑर्गेनाइजेशन को हिट करने वाले हैं. सपोज अगर आपको एक मैसेज रिसीव हुआ फ्रॉम द राइस और जिसमें इंफॉर्मेशन सही नहीं थी, या उसमें कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, या कोई भी आई कैप से मैसेज है उसमें कोई प्रॉब्लम, मैसेज में कुछ सही नहीं लिखा हुआ था, तो वहां पे आप ब्लेम करेंगे यार आई कैप को नहीं पता मैसेज कैसे करते हैं. वहां पे जिस पर्सन ने मैसेज किया उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, बट यू जस्ट डायरेक्टली अप्रिशिएट और
या आप कंपनी को जो है डिमोरलाइज कर रहे होते हो. Okay, that's a point to be understand. So the sender is a person or organization who is recognized as being the originator of the message. ठीक है जी. So जो मैसेज ओरिजिनेट करता है पर्सनल कम्युनिकेशन के केस में, okay, जो आपकी फैमिली कम्युनिकेशन होती है वहां पे आप as a person you are responsible, you are a sender. लेकिन जब आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंडर. In most cases the sender would be a specific person. Mostly जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वहां पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी कम्युनिकेशन के. However, reports, letters, memos और prospectuses ये बिजनेस के वर्ड्स हैं. ये बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होती है उनके डिफरेंट मीडियम्स हैं. Reports, letters, memos and prospectus may be communicated in the name of a team or even a whole company. ठीक है जी. So जो letters होते हैं, जो memos होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं letters, memos क्या होते हैं, prospectuses क्या होते हैं, ये डिटेल फॉर्म में आगे चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. ओके, लेकिन ये हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप FSC के बाद आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा तो आपने प्रोस्पेक्टसेस बाय किए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के. तो जब आपने वो जो प्रोस्पेक्टसेस हैं वो उस यूनिवर्सिटी की सारी कम्युनिकेशन है जिसने प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया है, उस पर्सन का वहां पे कोई जिक्र भी नहीं होगा. For example, an IT help desk may share a group email address that ensures employee and access 24-hour help using the same email address. ठीक है जी, सेम ग्रुप ईमेल एड्रेस. सपोज जी बेटा आपको आप अगर मैं इसको आपको इस तरह समझाऊं कि सपोज अगर आपको यूफोन में प्रॉब्लम आई है तो आप जब 333 पे मिलाते हैं, देखिए, तो 333 से जो पर्सन रिस्पॉन्स करता है वो यूफोन कंपनी रिस्पॉन्स करती है, पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. मतलब पर्सन इज रिस्पॉन्सिंग बट द मेन सेंडर इज द यूफोन कंपनी. ओके, सो अब तो हम डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं कंपनीज को. इससे पहले जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है तो उस वक्त जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी लोग ईमेल्स वगैरह किया करते थे टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व. अभी भी मोस्टली जो प्रोफेशनल जो आपस में एम्प्लॉइज कम्युनिकेशन करते हैं, जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो ऑथेंटिकेट समझ जाए, क्योंकि जब बोल के कम्युनिकेशन करते हैं उसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में जो मोस्टली कम्युनिकेशन होती है वो प्रूफ बेस्ड होती है और वो ईमेल के थ्रू होती है. इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम, सपोज यू गेट प्रॉब्लम फ्रॉम द आई कैप, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम द यू वांट आस्क समथिंग फ्रॉम द आई कैप, तो आप आई कैप को ईमेल करेंगे. अब आई कैप से जो रिस्पॉन्ड आएगा या आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सपोज आप KPMG में जॉब कर रहे हैं, आप EY में जॉब कर रहे हैं और आप किसी और कंपनी से हेल्प आउट लेना चाहते हैं, आप उनको ईमेल करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी इज सेंडर, यू आर नॉट अ सेंडर. ये कहना चाह रहा है. अगेन आई एम गोना रिपीट अगेन. फॉर एग्जांपल, एन IT हेल्प डेस्क मे शेयर अ ग्रुप ईमेल एड्रेस that ensures employees can access 24-hour help using the same email address. ठीक है जी. सो वो जो IT, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि हर कंपनी का एक IT एड्रेस, सपोज iCap @ बेटा लेट मी, इसमें से अगर मैं बात करूं बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करूं, सो लेट मी हैव दिस वन. सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर @ edu, ऐसे ही होगा बेटा .pk. देखिए, अगर मैं बेटा बात करूं पंजाब यूनिवर्सिटी की, सो पंजाब यूनिवर्सिटी @ edu.pk. अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, सो गवर्नमेंट का जो भी इदारा होगा, सपोज गवर्नमेंट का इदारा जी, सपोज IT @ government.pk, पाकिस्तान की गवर्नमेंट. ठीक है जी. अब ये जो एड्रेसेस हैं, देखिए ये जो एड्रेसेस हैं ये शो कर रहे हैं बेटा, ये शो कर रहे हैं कि ये जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस में जाके एक ईमेल एड्रेस गिवन होता है, और वो जो ईमेल एड्रेस है अगर आप उस पर ईमेल करते हैं, वहाँ से जो आपको रिप्लाई आता है वहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. वहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्ड कर रही है, वहाँ पे पर्सन तो रिस्पॉन्ड कर ही रहा है, बट द मेन पर्सन हु इज रिप्लाइंग और हु इज फॉरवर्डिंग इज ऑर्गेनाइजेशन.
क्योंकि आप बोलेंगे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ से ईमेल आई है, आप बोलेंगे ये पंजाब यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है, आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल आई है। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई होप यू अंडरस्टूड। सो दो तरह के सेंडर अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जब आप किसी के साथ जाती कम्युनिकेशन करते हैं सो यू योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, वहां पे पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब आप किसी कंपनी में कम्युनिकेशन करते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी हो जाती है और पर्सन सेकेंडरी हो जाता है। Another example would be a statutory audit report which is typically signed in the name of an audit firm rather than an individual partner। ठीक है जी, so जब भी आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, बेटा हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ये कंपल्सरी होती है, जो बाय लॉ होती है, जो आपने बनानी ही होती है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो यू गेट मनी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मोस्टली ये रिपोर्ट बनानी होती है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिपोर्ट बना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जिस फर्म के अंडर बना रहा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कोई रिपोर्ट, कोई भी जो भी आपकी जो बिजनेस रिपोर्ट है, आप खुद अपने बिहाफ पे नहीं बना सकते हैं। आपको या तो अपनी फर्म बनानी पड़ेगी या किसी फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप किसी फर्म को ज्वाइन करेंगे, ओके, आप अपनी फर्म्स के थ्रू उस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे तो वहां पे फर्म इज प्राइमरी, यू आर सेकेंडरी। जो ये कहना चाह रहा है कि an example would be statutory audit report which is typically signed in the name of an audit firm। ठीक है जी, सो जब भी कोई ऑडिट रिपोर्ट बनती है तो वहां पे पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट उसके साइन होते हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न होता है, जो मेन सेंटर होता है कि किस फर्म ने, ये बिग फोर ने की है, KPMG ने की है, EY ने की है, ये कौन सी कंपनी है जिससे ये ऑडिट हुआ है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड द सेंडर कॉन्सेप्ट। उसके बाद है बेटा रिसीवर, रिसिपिएंट। हर वो पर्सन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो बैंक, हर वो कंपनी जो आपके मैसेज को रिसीव कर रही है, दे आर कॉल्ड द रिसीवर। ठीक है, और उसके हिसाब से आपने सेंडर ने मैसेज को उसको चेंज करना होता है या उसको अप्लाई करना होता है। ओके जी, सो व्हाइल इट मे सीम ऑब्वियस that the recipient represents all those who receive a message, हर वो बंदा जो मैसेज रिसीव कर रहा है is called the recipient. The key point is that we need to consider who the recipient is in order to ensure we use the appropriate media channel and style with which to communicate. The most important thing, you have to understand who is the receiver, और उसके मुताबिक आपने मीडियम का इंतखाब करना है, उसके मुताबिक आपने लहजे का इंतखाब करना है, उसके मुताबिक आपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपका जो मैसेज है, सेंडर जो मैसेज फॉरवर्ड करता है वो रिसिपिएंट के मुताबिक, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है वो रिसीवर के मुताबिक होती है। जब सेंडर अपने मुताबिक कम्युनिकेशन करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में नजर आती है, उसमें झगड़े उसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें ब्रेकअप्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब भी आप रिसीवर के मुताबिक, रिसीवर का ध्यान रख के, उसकी एज का, उसके मूड का, उसकी क्वालिफिकेशन का, उसके स्टेटस का, उसके रुतबे का, ये सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो कम्युनिकेशन होती है वो बड़ी परफेक्ट होती है, बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, इज द मैसेज बीइंग सेंट टू एन इंडिविजुअल, क्या आपने मैसेज किसी इंडिविजुअल बंदे को भेजा है, या टीम को भेजना है, या बैंक को भेजना है, या कंपनी को भेजना है, या दोस्त को भेजना है, उसके मुताबिक आपने कम्युनिकेशन सेंटर ने फॉरवर्ड करनी है। तो ये मेनली ये कहना चाह रहा है कि रिसिपिएंट के मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इन द रिसिपिएंट अ कस्टमर, क्लाइंट, एडवोकेट, एले, एनिमी। ओके, अब कस्टमर के साथ आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी, क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी, वकील के साथ आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी। ओके, एले आपकी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन डिफरेंट होगी, और एक दुश्मन के साथ आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। ठीक है जी, कंसिडरिंग The answer to these questions before sending the message should contribute towards more effective। ठीक है जी, अगर हम इन फैक्टर्स को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लें, जैसे हमने पिछले टॉपिक में एक्सियम्स में हमने पढ़ा था
कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन के जैसा रिलेशनशिप होगा उसके मुताबिक आपका कंटेंट डिफाइन करना है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने इन सारे इन रिलेशनशिप की डायमेंशंस को अंडरस्टैंड कर लिया कि किस रिलेशनशिप के साथ कौन सा कंटेंट रखना है, किस कंटेंट के हिसाब से बात करनी है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव होने वाली है। यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टोन, गेटिंग द ग्रीटिंग राइट, उसके मुताबिक फिर आप अपनी टोन को चेंज करते रहते हैं, अप्रोप्रिएट करते रहते हैं, बैलेंस आउट करते रहते हैं। गेटिंग द ग्रीटिंग, उसके मुताबिक फिर आप ग्रीटिंग करते हैं। एंड कंसीडरिंग द नीड ऑफ ऑल द मैसेज स्टेक होल्डर्स, बेटा स्टेक होल्डर्स होते हैं जो भी आपके मैसेज से फायदा हासिल कर रहा है, देखिए, या जो भी आपके मैसेज के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्टेक होल्डर्स डिटेल में क्या होते हैं, लेकिन जो भी आपके मैसेज से फायदा लेने वाले हैं वो स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द रेसिपिएंट एज वेल। नाउ मूविंग फॉर द मीडियम। ठीक है जी, बेटा मीडियम को मैं आपको वैसे बताऊंगा कि अब सपोज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो आपको किस फॉर्म में समझा रहा हूं, बोल के समझा रहा हूं। ये जो बोलना है ये मीडियम है। देखिए, अगर आपको मैं लिख के, सपोज आपने किसी को मैसेज करना है, आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो, आप उसको फेसबुक के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। आप अगर कंपनी की बात करूंगा, आप लेटर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप रिपोर्ट भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप सर्कुलर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, ये जो डिफरेंट सोर्सेस का इंतखाब करना है इन ऑर्डर टू सेंड योर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है जी। सो थिंक ऑफ अ मीडियम यूजिंग द मैसेज इटसेल्फ रादर देन हाउ इट इज सेंड। अभी वो मैसेज जाएगा कैसे, उस पर फोकस नहीं करना, सिर्फ आपने मैसेज पे फोकस करना है कि मैसेज क्या है, कैसे आपने भेजना है। ठीक है जी। सपोज आपने ईमेल के थ्रू मैसेज भेजना है, या आपने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है, या आपने फेसबुक के थ्रू मैसेज भेजना है, अभी सिर्फ आपने इस पे फोकस करना है कि आपने मैसेज भेजना कैसे है। और वो जो आप मैसेज भेजने पे फोकस करेंगे, वो आप इस चीज पे फोकस करेंगे, उसके पास सपोज आपने ईमेल के थ्रू मैसेज भेजना है, तो अगले के पास ईमेल का एड्रेस है भी कि नहीं, उसके पास इंटरनेट है भी कि नहीं, उसके पास लैपटॉप है भी कि नहीं, अगर आपने एसएमएस भेजना अगले का मोबाइल है भी कि नहीं, उसका नंबर आपको रिक्वायर्ड होगा। सो आप सारी फैसिलिटीज देके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह आफ्टर 1 or 2 आई थिंक लेक्चर्स, कि आपने कौन से मौके पे कौन से मीडियम का इंतखाब करना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, थिंक ऑफ अ मीडियम बीइंग द मैसेज इटसेल्फ रादर देन हाउ इट इज बीइंग। अभी आपने हाउ पे नहीं जाना कि वो मैसेज जाएगा कैसे, सिर्फ आपने इंतखाब करना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मीडियम्स हैं कि हम जिनका इंतखाब करके किसी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपने किसी को दोस्त को मैसेज करना था, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन थ्रू यू कैन हैव रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन आपने उस मीडियम का इंतखाब करना है कि जो आपका दोस्त भी उसको यूज करता। आप वो सपोज आपका दोस्त ट्विटर इस्तेमाल यूज ही नहीं कर रहा, ही इज नॉट अ यूजर ऑफ ट्विटर, यू कांट सेंड मैसेज, हाउ यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन ट्विटर। ठीक है, आप उसको या तो अगर वो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करेंगे, या उसको फेसबुक पे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। सो एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। अब मीडियम एक होता है बेटा, और मीडिया जिसमें अब जिस तरह टीवी है, जिस तरह से ये कैमरा है, जिस तरह से आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, तो आप मुझे देख भी पा रहे हो, मेरी आवाज भी सुन रहे हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मीडिया, जहां पे एट द सेम टाइम मल्टीपल, आजकल मीडिया का दौर है। सपोज व्हाट्सएप इज अ मीडिया, पहले एसएमएस था, वो मीडियम था जहां पे सिर्फ हम रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन कर पाते थे। नाउ इट्स व्हाट्सएप इज अ मीडिया, फेसबुक इज अ मीडिया, जहां पे वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, एनीथिंग व्हाटएवर यू कैन इमेजिन, ओके, are there in these applications nowadays, I must say. Okay, so this is called the media, is a plural form of the medium. So example of communication media include letters, memos, emails, reports, presentation and phone calls, and there are so many other applications, so many other mediums, I must say. Okay, section 2.4 below explore more examples and also discuss when it is more appropriate to use each medium. ठीक है जी। So section 2.4 में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि कौन से मौके पे कौन से मीडिया को इंतखाब करने, और डिफरेंट एग्जांपल्स भी गिवन है जी। उसके बाद बेटा चैनल। अब आपने जिस मीडियम का इंतखाब किया है, सपोज आपने ईमेल का इंतखाब किया है, तो आपने ईमेल फॉरवर्ड कैसे करनी है। ये अगर आपने लेटर का इंतखाब किया है, तो अब आप लेटर
पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, टीसी के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओसी के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्कैन करके उसको ईमेल भी कर सकते हैं, उसकी पिक्चर बना के उसको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. So there are different ways to channelize a medium. There are different ways, again I'm repeating, there are different ways to channelize the medium. ठीक है, आप डिफरेंट तरह से उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो आई एम गोना गो थ्रू द बुक. द चैनल, द कम्युनिकेशन चैनल इज द रूट, एक ऐसा रास्ता, okay, by which the message is transmitted from the sender to the recipient. जिसके जरिए, जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा. If we take the example, if we take a letter as a medium, ठीक है, if we take the letter, the medium as an example, this could be transmitted as follows. अगर हम लेटर की एग्जांपल लें एज अ मीडियम, अब लेटर हम 4 तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं जी. आपकी बुक में जो टेली कम्युनिकेशन, हम उसको, सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं और आपने एड्रेस जो दिया था वो आपने दिया था हॉस्टल का, अब पीछे से लेटर आ गया और आप घर चले गए. ओके जी, अब आप घर से वापस, आपका उस लेटर के लिए आना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप दोस्त को बोलते हैं प्लीज़ इसको ओपन करके तो मुझे बता दो इस लेटर में क्या लिखा है. ठीक है, तो ये आप टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कर सकते हैं. लेटर कुड बी रेड आउट ऑन अ टेलीफोन कॉल, आजकल ये काफ़ी हो रहा है. देन इंटरनेट, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इतना पर्सनल नहीं है, तो आप उसको ये भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं. अब इंटरनेट, आप उसको ईमेल भी कर सकते. इंटरनेट मतलब आप लेटर को स्कैन करें, स्कैन करके आप उसको अटैच करके ईमेल कर सकते हैं. दैट द सेकंड ऑप्शन टू चैनलाइज द मीडियम. द थर्ड इज पोस्ट, आप उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डाकखाने के थ्रू भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. द लेटर कुड बी प्रिंटेड एंड देन सेंट इन द पोस्ट. यस, आप पोस्ट डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट वेज टू पोस्ट. अगर आपके पास टाइम वावा ही है, खुला टाइम है आपके पास, आप उसको सस्ता कम्युनिकेशन मीडियम, सस्ता चैनल चूज कर सकते हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस, डाकखाने थ्रू आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेकिन इफ यू हैव टू फॉरवर्ड इमीडिएटली, यू डोंट हैव सो मच टाइम, देन यू कैन फॉरवर्ड इट थ्रू द TCS और OCS. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर डूइंग दिस फंक्शन फॉर यू. द नोटिस बोर्ड, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, the letter could be printed then posted on the notice board by a coffee machine. This is something which is, you know, which is wrong. By a coffee machine, please don't consider this one. So notice board पे आप ऐसा लेटर है जो सबके लिए सेम है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उसमें कोई पर्सनल बात नहीं है. जो मोस्टली लेटर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, 1-to-1 एड्रेस होते हैं. लेकिन अगर वो पब्लिकली है, अगर वो जनरल है, तो आप उसको नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, जहाँ सब उसको गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है जी. सो आई हैव डिस्कस टिल नाउ थंडर. Then I discuss the recipient, then I discuss the medium, then I discuss the channel. So let me write here for you. Okay जी, let me write here for you. So सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया बेटा? सबसे पहले क्या डिस्कस किया बोले? सबसे पहले क्या डिस्कस किया मैंने? सबसे पहले मैंने डिस्कस किया सेंडर. और सेंडर मैंने डिस्कस किया बेटा, 2 तरह के सेंडर होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल सेंडर और दूसरी कौन सी होती है? ऑर्गेनाइजेशन. हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिटेल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है. ठीक है जी. फिर हमने सेकंड पे पढ़ा बेटा रिसीवर. बेटा रिसीवर जो मेन बात है, हर वो पर्सन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो कंपनी, हर वो एंटिटी कि जो आपके मैसेज को रिसीव कर रही है, हम उसको बोलेंगे स्टेक होल्डर. और उस स्टेक होल्डर के मुताबिक हमने अपने मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है. फिर हमने पढ़ा रिसीवर तक मैसेज भेजने के लिए हमें किसी एप्रोप्रिएट मीडियम का इंतखाब करना है. और बिजनेस में जो ज़्यादा मीडियम जो प्रेफरेबल है वो रिटन फॉर्म में है, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए होता है. वर्बल जो स्पीकिंग है उसकी इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि उसका प्रूफ अवेलेबल नहीं होता. तो रिटन फॉर्म में मोस्टली कम्युनिकेशन करते हैं. बट बिजनेस में there are multiple mediums through which we can communicate, like letters, like emails, like circulars, like reports, and we study in detail later on कि किस मौके में हमने कौन सा मीडियम का इंतखाब करना है. बट you understood what is meant by medium. और एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सोर्स के जिसमें आप
मल्टीपल, एक ही सोर्स में मल्टीपल तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आप बोल भी रहे हैं, जिस तरह टीवी परफेक्ट एग्जांपल, बोल भी रहे होते हैं, नीचे पट्टी भी चल रही होती है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आ रहा होता है और वहाँ पे देख भी पा रहे होते हैं, तो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मीडिया। फिर उस मीडिया को हमने दूसरों को फॉरवर्ड भी करना है। सपोज आपने मीडियम का इंतखाब किया, सपोज आपने लेटर का इंतखाब किया, लेटर को हमने फॉरवर्ड भी करना है। अब आपकी बुक में है कि लेटर को हम 4 तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो जो फॉरवर्डिंग करने का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड अ चैनल। अब इसको हम 4 तरह से फॉरवर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट वे टू फॉरवर्ड इज थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन, कि जहाँ पे हम उसको पढ़ के उसको बता सकते हैं कि आपके लेटर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, दूसरा जो हमने पढ़ा था बेटा, वो हमने पढ़ा था कि इंटरनेट के थ्रू भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हम उसको पहले देख लें, सॉरी उसको हम पहले स्कैन करके उसको हम ईमेल कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा उसको पोस्ट ऑफिस थ्रू हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। फोर्थ वन इज नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं। इफ दैट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, इज पब्लिक, देन वी कैन प्लेस इट ऑन अ नोटिस बोर्ड एज वेल। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। हम अच्छा, ये जो सारी कम्युनिकेशन बेटा होती है बेटा, ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, एज यू नो वी आर नॉट परफेक्ट। ह्यूमंस में इनपरफेक्शन बाय डिफॉल्ट है, टू एरर इज ह्यूमन, ऐसे ही है ना जी। ओके जी, इन ह्यूमन में भी डिफॉल्ट है, इस इन्वायरमेंट में भी डिफॉल्ट्स हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन में जब भी हम दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मोस्ट लाइकली अकर हो जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स का अकर होना है, दैट इज कॉल्ड द नॉइस फैक्टर। इसमें कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ हम कॉन्शियसली प्रॉब्लम इनग्रेन कर लेते हैं। ठीक है जी। सो नॉइस बेटा एक ऐसा फैक्टर है कि जहां पे सेंडर जब रिसीवर को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, जब मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, ओके, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों की इंटेंशन सही है। आप मेरे मैसेज को रिसीव करना चाह रहे हो, आप मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड करना और मैं फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, लेकिन या तो मेरे एंड पे कोई ऐसी प्रॉब्लम, सपोज मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, या आप उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो मेरे लेक्चर को, लेकिन आपके नेट में प्रॉब्लम है, तो वो जो वीडियो है वो बार बार रुक रुक के प्ले हो रही है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों की इंटेंशन सेम है, हम दोनों का मकसद सेम है, हम दोनों की नीयत सही है। मैं मैसेज को मोस्ट एफिशिएंट वे में आपको डिलीवर करना चाहता हूं और आप उसको मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट क्विक वे में उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। दोनों सेम पेस पे चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्सटर्नल या कोई ऐसा इंटरनल फैक्टर आ जाता है कि जिसकी बेस पे हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आपको मैसेज तो अंडरस्टैंड हो रहा है बट नॉट 100%, लाइक less than 100% आपको मैसेज अंडरस्टैंड हो रहा है, लाइक 80% or 20%, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज, इंटेंसिटी ऑफ दैट इंसिडेंट, कि वो उस कम्युनिकेशन पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। So I hope you understood a little bit concept about the noise. ठीक है जी। So noise is any kind of interference. अब interference का बेटा जो वर्ड इस्तेमाल होता है कि मदाखलत है, एक ऐसी चीज है कि जो आपकी इजाजत के बगैर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में आ जाती है। समटाइम सेंडर के एंड पे आती है और समटाइम रिसीवर के एंड पे आती है। ठीक है। नॉइज इज एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस दैट डैमेजेस द एक्चुअल मैसेज दैट इज बीइंग सेंड। ठीक है जी। जो एक्चुअल मैसेज है वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। आगे एग्जांपल्स भी गिवन है, वो कैसे होता है जी। फॉर एग्जांपल, अ हैवी स्टॉर्म, बहुत तूफान आ गया। अभी भी ऐसे होता है बेटा, जब तूफान आ जाता है तो पाकिस्तान में तो काफी लाइट चली, मोस्ट लाइकली लाइट चली जानी है, तो वो नॉइस फैक्टर बीच में आ गया। जब लाइट चलेगी, तूफान आया, लाइट चलेगी, तो देयर इज नो नेट, देयर इज नो कम्युनिकेशन। आपकी इंटेंशन सही थी, सेंडर की इंटेंशन भी सही थी, लेकिन अब एक ऐसा फैक्टर आ गया बीच में जिस पे आपका भी कंट्रोल नहीं है, so you can't do anything with that one. So a heavy storm may mean that a phone connection is weakened and keep breaking up, so only part of a spoken words can be heard by the recipient. Most likely बेटा ऐसे होता है कि अभी भी अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो अगर आपके पास वहाँ PDCL है, वहाँ पे ये कंपनीज, मोबाइल कंपनीज को वहाँ सिग्नल्स नहीं आते, तो वहाँ PDCL लगा होता है। और जब बहुत तूफान होता है या बारिश आती है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे जो लाइंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वहाँ पे एक नॉइस, एक शां की आवाज आती है बीच में। वो जो शां की आवाज आती है वो दैट इज कॉल्ड अ नॉइस, और यहीं से ये टर्म जनरेट हुई थी बेसिकली नॉइस की।
ठीक है जी। और फिर हम कहते हैं, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हेलो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बात करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है बीच में, बहुत शोर आ रहा है, बीच में एक शां शां की आवाज़ आ रही है। वो जो शां शां की आवाज़ का आना है वो दैट इज कॉल्ड अ नॉइस फैक्टर। तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रही, प्रॉपर वर्ड समझ नहीं, अगला बंदा आपको समझ आ रही है, दोबारा बोलिए क्या बात की आपने, दोबारा बोलिएगा। Yeah, you are trying to understand what he's saying. You understood probably 50%, 20%, 80%, not 100%. Then you say, I'm not able to understand, let's talk later on. Another example might be when watching a television program and the picture breaks up every time the electronic gadget is activated due to electromagnetic noise. It happens, अगर आप एक घर में वो इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे दरवाज़ा ओपन होता है या क्लोज होता है, तो उस टाइम पे जो स्क्रीन्स हैं अगर आपकी ऑन है, कंप्यूटर वगैरह ऑन है या टीवी ऑन है, तो वो अब तो खैर ये काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम एलिमिनेट किया जा चुका है ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी, अभी भी ऐसा होता है बेटा, अगर लैपटॉप के साथ आप या कंप्यूटर्स के साथ, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ अपना मोबाइल रखें और जब उसकी रिंग जब रिंग करता है, तो जब आपका सेल फोन रिंग करेगा तो जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। लेकिन अब ये फैक्टर काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थे। देयर आर 4 टाइप ऑफ नॉइज, बेसिकली बेटा देयर आर 4 टाइप ऑफ नॉइजेस, 4 तरह की नॉइजेस होती हैं, 4 रखिएगा जो आपकी बुक में है। सिर्फ और भी काफ़ी नॉइजेस हैं, बट आपकी बुक में सिर्फ 4 नॉइजेस गिवन है। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल नॉइज, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल नॉइज। ठीक है जी। तो फिजिकल नॉइज बेटा, फिजिकल नॉइज इज समथिंग एक्सटर्नल टू द स्पीकर। इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं है। सपोज तूफान आ गया, बारिश हो गई, लाइट चली गई, कि जी कोरोना का जो प्रॉब्लम है आजकल स्पेसिफिकली, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक नेचुरल, एक फितरती जो चीज़ें हो जाती हैं। सो फिजिकल नॉइज इज समथिंग एक्सटर्नल टू द स्पीकर एंड लिसनर दैट मेक इट डिफिकल्ट टू हियर व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है जी। फिर उनकी आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो सेंडर और रिसीवर को हिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, आप रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे इतना हाई म्यूजिक चल रहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो टू सैलून, whenever you go to salon, तो वहाँ पे आगे टीवी लगा होता है और वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो समटाइम आपको डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे रिलैक्स करने जा रहे होते हैं। मतलब आपने इन अ सैलून यू आर इन फेज ऑफ रिलैक्सिंग योर सेल्फ, बट मोस्ट लाइकली वहाँ पे टीवी चल रहा है तो यू फील डिस्टर्ब। इट हैपन्स रेस्टोरेंट्स में, it happens that you went there for talking with your friend or something like that, but music is so high that it creates problems in the communication. और स्पेशली इन द ये मैरिज हॉल में अक्सर ऐसा होता है कि आप यू वांट टू टॉक विद अदर फैमिली मेंबर्स who came far away, but music is so high you're not able to communicate properly. So extremely high temperature are very bright, a light dim. जब अगर बहुत तेज लाइट है या बहुत लाइट डिम है या टेम्परेचर बहुत हाई है बहुत लो है, वो भी आपकी कम्युनिकेशन पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है। द सेकंड प्रॉब्लम बेटा इज साइकोलॉजिकल। सो जो फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, इन पे आपका कोई कंट्रोल एज सच नहीं होता, इन्होंने होना ही होता है, और बस यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस अपॉन फिजिकल नॉइज। द सेकंड वन द साइकोलॉजिकल नॉइज बेटा, ये आपके अंदर की कैफियत है, ये आपकी सोचों के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही होती है। आई मस्ट से कि 2 तरह के टाइम होते हैं बेटा, याद रखना। साइकोलॉजिकल में 2 तरह के टाइम होते हैं। एक होता है बेटा घड़ी का टाइम, ओके जी, और स्टॉप जी बेटा। सो 2 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है घड़ी का टाइम, एक होता है बेटा नफ्सियाती टाइम। ओके, घड़ी का टाइम ये होता है बेटा कि राइट नाउ जो टाइम है, अगर आप उसी टाइम में रह के उसी टाइम के मुताबिक सोच रहे हैं तो ये दिस इज कॉल्ड घड़ी का टाइम। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है बेटा। लेकिन अगर आप अभी का जो टाइम है, लेकिन अगर आप कल का कुछ सोच रहे हैं कि कल क्या होने वाला है या 2 दिन पहले क्या हुआ था, तो फिर आप घड़ी के टाइम में नहीं है, फिर आप नफ्सियाती टाइम में चले गए हैं। सो जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ देते हैं, जब आप हाल को छोड़ देते हैं, जब आप प्रेजेंट सिचुएशन से निकल जाते हैं, जब आपको अभी राइट नो जो करना है आप उससे निकल जाते हैं, तो फिर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाना शुरू कर देते हैं, जहां पे आप या तो माजी का सोचते रहते हैं या फ्यूचर में आप कंसर्न होते हैं कि फ्यूचर में जो है ना वो जो आप
जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे। फ्यूचर आपको फियर लेके आता है और माजी आपको डिप्रेस करता है। माजी में आपकी टेंशन्स हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में आप एक खौफ में मुब्तला होते हैं, ठीक है। या अगर आप ज़्यादा फ्यूचर कंसर्न हो गए या अगर आप माजी कंसर्न हो गए तो फिर आप प्रेजेंट मूवमेंट से निकल जाएंगे। जब प्रेजेंट मूवमेंट से निकल जाएंगे तो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल नाइज रेफर्स टू इनर्ट क्वालिटीज, जो आपके अंदर की ये क्वालिटी है, इसमें दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर सकता, इससे आपने खुद ही फाइट करना होता है, इसको आपने खुद रिकवर करना होता है, इसको आपने खुद इसको कंप्लीट करना होता है। Psychological noise refers to inert qualities that impact how we communicate and interpret others. ये हमारा अपना है, हमारा जाती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम दूसरे हालात को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम लोगों की कम्युनिकेशन कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर हमने उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो देन हम वी गेट द साइकोलॉजिकल नॉइज। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज अभी यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, आप अभी प्रेजेंट मोमेंट से निकल के आप माजी में चले जाएं या फ्यूचर में चले गए तो आपकी कंसंट्रेशन लूज होगी। जब आप नाउ फैक्टर से निकल गए, जब आप हाल के फैक्टर से निकल गए, जब आप प्रेजेंट के फैक्टर से निकल गए, तो आपकी कंसंट्रेशन वहां पे मूव कर जाएगी जहां पे आप इसको लेके चले गए हैं, या आप इसको माजी में लेके चले गए या आप इसको फ्यूचर में लेके चले गए। आर वेंडिंग ऑफ अ माइंड, या आपका माइंड आवारागर्दी कर रहा है, मतलब आपका माइंड कभी ये सोच रहा है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। यू आर नॉट फिक्स, यू आर नॉट फोकस। आप डिफरेंट डायरेक्शंस में सोची जा रहे हैं, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अ वन सिंगल पॉइंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एफएससी के बाद आपका माइंड काफी वेंडर कर रहा होता है। वेंडरिंग करना चाहिए टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर ऑल द टाइम इट्स वेंडरिंग, इट्स लाइक अभी यू आर लिसनिंग टू लेक्चर और योर माइंड इज वेंडरिंग समवेयर इन द पार्क और समवेयर वाचिंग अ मूवी। आर यू इन द क्लास एंड योर माइंड इज वेंडरिंग, देन यू आर एब्सेंट माइंडेड। प्रीऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, या ऑलरेडी आप लेक्चर सुनने से पहले आप किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है, आपके सर में दर्द हो रहा है, प्रीऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, आप किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, लाइक ऑलरेडी आप किसी मसले से परेशान हैं, आप ऑलरेडी किसी टेंशन में हैं, आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं या किसी फैमिली इशू प्रॉब्लम में हैं, किसी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में हैं, ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन प्रॉब्लम और बैटलिंग विद प्रेजुडिस। बेटा ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैटलिंग विद प्रेजुडिस। बेटा प्रेजुडिस होता है कि बचपन से आपके ज़हनों में कुछ जहर उगल दिए जाते हैं। ये शेख ऐसे होते हैं, जट ऐसे होते हैं, मलक ऐसे होते हैं, सुन्नी ऐसे होते हैं, शिया ऐसे होते हैं, ये वहाबी ऐसे होते हैं, ये क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, गोरे ऐसे होते हैं, काले ऐसे होते हैं। सारी जिंदगी ये जो बचपन में आपके जहनों में ये जो जहर घोला जाता है, ये सारी जिंदगी आपके साथ फिर चलता है। आप अगले सपोज स्पीकर इज different from your suppose you are Muslim and the other person is suppose a Hindu or Christian, and you say no, I don't want to listen to him because he is Christian, he is Hindu, and or you are a Hindu, you are Christian, and the other person is Muslim, and they say no, we're not going to listen to him because of different beliefs। देखिए जी, तो जहाँ पे बंदे की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हम उसकी ज़ात पात में इन्वॉल्व होके, उसके मज़हब में इन्वॉल्व होके, उसकी कलर में इन्वॉल्व होके। इसमें हदीस भी है कि किसी अरबी, किसी अजमी पे, किसी गोरे, किसी काले पे कोई फ़ोकियत हासिल नहीं, पर लेकिन जब हम फ़ोकियत डालना शुरू कर देते हैं, जब हम सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेजुडिस फैक्टर, तो फिर हम कम्युनिकेशन में इस फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब इस फैक्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल नॉइज। So this was a bit detailed form I discussed. Again, I'm going to repeat in a quick form. Psychological noise refer to inert qualities, अंदर की क्वालिटी होती है, that impact how we communicate and interpret others। ठीक है जी, तो हम दूसरों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम नफ्सियाती तौर पे दूसरों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट, जो आप काम कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स द पास्ट और into the future, or wandering of a mind, आपका माइंड जो है ना वो आवारागर्दी कर रहा है, wandering like it's not focusing। preoccupation with a problem, ऑलरेडी आप किसी प्रॉब्लम के साथ
प्री ऑक्यूपेशन बेटा राइट नाउ, जिस तरह से अभी आपका जो माइंड है सिर्फ इस लेक्चर से ऑक्यूपाई होना चाहिए, लेकिन प्री आपका माइंड पहले से ही ऑक्यूपाई है, पहले ही उसके माइंड जिस तरह से इस लेक्चर में आने से पहले आपका माइंड बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी ग्लास होगा तो पानी भरा जाएगा ना, आपका जो माइंड है पहले ही भरा हुआ है, ग्लास पहले ही भरा, उसमें आपने और क्या भरना है। तो प्री ऑक्यूपेशन होता है पहले से ही चीज भरी हुई है, पहले से ही ग्लास भरा हुआ है, पहले से ही देगचा भरा हुआ है, तो आप उसमें कुछ और नहीं डाल सकते। तो आपका माइंड पहले से खाली होगा तो कुछ नया सीख पाओगे। आपने लेक्चर सीखना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, तो आपका माइंड पहले कंप्लीटली एम्प्टी होगा, और जितना एम्प्टी होगा इतना आप इसको सीख पाओगे। ठीक है जी। और बैटलिंग विद प्रेजुडिस, और ये जो हम फर्क करते रहते हैं ड्यू टू, ये बचपन से हमें बेसिकली प्रेजुडिस ये हमें सिखाई जाती है फ्रॉम द पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ्रॉम द अपब्रिंगिंग। हमारे जिस माहौल में अपब्रिंगिंग हो रही होती है वहाँ से प्रेजुडिस काफ़ी हद तक हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है। देन वी कम अक्रॉस द फिजियोलॉजिकल नॉइज। बेटा ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपके ख्यालात पे मबनी नहीं है, बल्कि जो आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं। Let me explain. Physiological noise describe the interference to either the sender or receiver from any physiological issue that interfere with। ठीक है जी। तो ये क्योंकि इंसान है, सेंडर मुझे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। एग्जांपल वो दे रहा है, एग्जांपल माइट इंक्लूड मिग्रेन। आज सर का जो दर्द होता है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग की वजह से हम स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें मिग्रेन होना शुरू हो गया है। हंगर, जब आपको भूख लगती है, या आपका प्रॉब्लम है, या आपका फिजिकल। अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर आप इसमें से एक भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप इसमें से एक भी फैक्टर लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सपोज आपको भूख है, या आप थकावट में है, या आपने कोई मेडिकेशन खाई हुई है जिसका जो साइड इफेक्ट है वो इतना सीवियर है कि यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। सो ये प्रॉब्लम्स बेटा जो आपके जिस्म के साथ, आपकी नींद का आना, आपकी थकावट होना, आपके सर का दर्द, आपकी टांग का दर्द, आपको मैदे की प्रॉब्लम, ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसका ताल्लुक आपकी सोच के साथ नहीं है, बल्कि जिनका ताल्लुक आपकी बॉडी के साथ है। Then we come across the fourth point, the last point is semantic noise. Semantic noise बेटा semantic noise, let me explain you first semantic noise क्या होता है। बेटा हर प्रोफेशन के अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं, डॉक्टर्स के अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं, लॉयर्स के अपने टेक्निकल वर्ड्स हैं। हर प्रोफेशन के लोग जब आपस में बात करते हैं, जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो टेक्निकल ज़बान, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेगा टेक्निकल वर्ड्स में बात करेगा, जब एक डॉक्टर से बात करेगा टेक्निकल, लेकिन जब डॉक्टर एक पेशेंट से बात करेगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक नॉर्मल बिजनेसमैन से बात करेगा, तो कभी भी टेक्निकल वर्ड में बात नहीं करेंगे। वो नॉर्मल कम्युनिकेशन जो डे टू डे लाइफ में यूजर से कम्युनिकेशन करेंगे। अब सिमेंटिक नॉइस क्या होती है कि जब आप टेक्निकल वर्ड्स अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक नॉइस। सो सिमेंटिक नॉइस डिस्क्राइब्स द लैक ऑफ अ शेयर्ड मीनिंग इन द कम्युनिकेशन विच अराइजेस फ्रॉम यूजिंग टर्मिनोलॉजीज एंड जार्गन। ठीक है जी। हम हमेशा कस्टमर के साथ हमें वो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, या दूसरे पर्सन के साथ वो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, उस जबान को यूज करना चाहिए जो दोनों में सेम हो, जो आपस में ग्रुप में सेम हो। अगर सपोज मुझे तुर्किश आती है या मुझे अरबिक आती है, और मैं आपसे अरबी में बात करना शुरू कर दूं, आप तुर्की ज़बान में बात करना शुरू कर दूं, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो आपको भी समझ आती है। ठीक है। तो इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, या समटाइम मैं पंजाबी भी गल करांगा, और या आई एम टॉकिंग इंग्लिश बिकॉज यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल। ओके जी। सो now let me describe word by word. So semantic noise describes the lack of shared meaning in communication which arises from using terminologies and jargons. हम different terminologies, अब हर फील्ड की अपनी terminologies हैं जो उस फील्ड में तो applicable हैं। अब मेडिकल की अपनी है, फिजिक्स की अपनी है, केमिस्ट्री की अपनी है, एग्रीकल्चर की अपनी है, अकाउंट्स की अपनी है, हर फील्ड की अपनी है बेटा, साइकोलॉजी की अपनी है। ठीक है। दिस एग्जिस्ट
वर्ड्स themselves are not mutually understood. जब हम वर्ड्स को आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि what other person is trying to say, and can often arise in technical such as discussion with the lawyers. अगर आप लॉयर डिस्कस करें, लॉयर अपनी टेक्निकल ज़बान में बात करना शुरू कर दें, आप अपनी टेक्निकल ज़बान में बात करना शुरू कर दें, if you are not lawyer, तो फिर बात नहीं बन पाएगी. मेडिकल प्रोफेशनल्स, जब मेडिकल प्रोफेशनल वर्सेस मेडिकल प्रोफेशनल्स is fine, but if medical professionals versus a general public, it's really not fine. अकाउंटेंट वर्सेस अकाउंटिंग इज फाइन, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जंगल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक अकाउंटेंट आम बंदों के साथ वो बात, अब डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंट को तो पता है कि वो क्या है, लेकिन आप अब किसी आम शॉप पे जो उसको बोले 10 रुपए का डेबिट कर दो, 6 रुपए का क्रेडिट कर दो, तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखिए बात वही है लेकिन टेक्निकल वर्ड में होगी. एंड साइंटिस्ट अमंग देमसेल्व्स तो वो कर सकते हैं, बट नॉट विद द अदर जनरल पब्लिक. Okay ji, so I have discussed, so my lecture number 6 constituted sender. I discussed in detail form who the sender is. Okay, then I discussed about the recipient, then I discussed what the medium is all about, then I discussed the channel, then I have gone through the noise factor. Okay, so in a quick form, let me see. Okay, this is receiver. Then I discussed the mediums. बेटा मीडियम में फिर हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, जिस तरह से ईमेल होती है, जिस तरह से लेटर्स होते हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स होती हैं. ओके जी, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके जी, देन इनको फॉरवर्ड करने के लिए I am required to have, इससे I think आपको प्रॉपर शायद नजर ना आए, let me have the black one. Yes, this is the black one. The fourth one is channel. चैनल में बेटा होगा, इसमें होगा what, इसमें होगा what, और इसमें होगा बेटा how. इसमें बेटा क्या होगा, इसमें क्या होगा how. ये हमने किसका इंतखाब किया और किस तरह से फॉरवर्ड होगा वो हमने पढ़ा, फिर चैनल पढ़ा. मुझे इधर से मुझे साफ करने दे, ये मैं इसको साफ कर रहा हूँ. यस, इसको मैं बेटा साफ कर रहा हूँ. उसके बाद फिर हमने नॉइजेस को डिस्कस किया बेटा, नॉइजेस को डिस्कस किया. सो पहला लेट मी राइट हियर फर्स्ट द नॉइज, फिफ्थ वन इज हमने फिर नॉइज को डिस्कस किया. ठीक है बेटा. अब नॉइज में 4 तरह के नॉइजेस होते हैं जो हमें डिस्कस किए. पहला नॉइज बेटा क्या है, पहला नॉइज क्या है बेटा, पहला नॉइज कौन सा है, दैट इज अ फिजिकल नॉइज. फिजिकल नॉइज जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, जो नेचुरल होता है मोस्ट लाइकली. ओके, ये एक्सटर्नल होता है. दूसरा हमने कौन सा डिस्कस किया बेटा, देखिए साइकोलॉजिकल, PHY साइकोलॉजिकल, सॉरी साइको PSY होगा साइकोलॉजिकल बेटा, साइकोलॉजिकल. लेट मी राइट हियर अगेन. दूसरा बेटा क्या है, अगेन बोले बेटा, दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा कौन सा है, साइकोलॉजिकल. कौन सा है बेटा, साइकोलॉजिकल. सो PSYCO साइकोलॉजिकल. तीसरा बेटा कौन सा है, फिजियोलॉजिकल. वेरी गुड, PHYSIOLOGICL. ओके, और फोर्थ वन बेटा कौन सा है, फोर्थ वन कौन सा है, मैं तो नीचे मेंशन कर रहा हूं, फोर्थ वन बेटा कौन सा है, सिमेंटिक नॉइज. कौन सा है बेटा, सिमेंटिक नॉइज. ओके जी, आपको बताया फिजिकल नॉइज क्या होता है, ये आप पे कंट्रोल में नहीं होता, ये एक्सटर्नल होता है. दूसरा आपको मैंने बताया साइकोलॉजिकल में, जहाँ पे आपके ख्यालात फोकस नहीं होते, आपके ख्यालात उस सिमत में नहीं होते, उस डायरेक्शन में नहीं होते जिसमें वो होने चाहिए. ठीक है जी. थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में हमने ये डिस्कस किया कि जो आपके बॉडीली प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आपके जिस्मानी इश्यूज होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल में आते हैं.
ठीक है जी। और फोर्थ हमें डिस्कस किया फिर सिमेंटिक नॉइस। और सिमेंटिक नॉइस बेटा ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे जार्गन वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो अगला बंदा अंडरस्टैंड ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक नॉइस। अब इसके बाद हम पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्टॉर्शन, मीडियम एंड फीडबैक इंशाल्लाह। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। ओके बेटा दबा के पढ़ो, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। ओके अपना भी नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करो, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करो। ओके एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू बैक as soon as possible. Best of luck, best wishes for you, and thank you very much. Allah